हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद इस प्लेटफॉर्म पे आपसे मुलाकात हो रही है और आई थिंक अब रेगुलर होती रहेगी आपसे मुलाकात। काफ़ी दिनों से इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं मिल रहे थे एक दूसरे से। अब हम लोग देखेंगे कि जो यूपीएससी का प्री ओरिएंटेड क्लासेस हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस पे अब से अब डिस्कस आप लोगों से होती रहेगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय क्या है ना, कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो गई है कि प्री क्वालिफाई कैसे करें। प्री के एग्जामिनेशन को लेकर बहुत चिंतित और क्या कहें पैनिक है स्टूडेंट्स। और आप लोगों के बीच में पता ही है कि इस समय प्री जो है कितना मतलब टफ होता जा रहा है, उसको निकालना क्लियर करना कितना टफ होता जा रहा है। उसका सबसे पहला रीजन तो यही है कि सीटें तो लगभग यथावत बनी हुई हैं 1000 के आसपास नियर अबाउट। अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है बट आई थिंक 1000 के आसपास सीटें रहेंगी और इसी में कुछ घटेंगी कुछ बढ़ेंगी, इतना रहेंगी। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसका कई रीजन भी है और एक तो ये है कि यूपीएससी का चार्म इतना ज़्यादा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में। तो अब से हम लोग ये देखेंगे ना कि जो मई के लास्ट में हम लोग का प्री होने वाला है, तब तक हम लोग इतना अच्छे तरीके से प्री को कवर कर लेंगे कि कम से कम हम लोग एक सॉलिड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ये कम से कम ध्यान में रखेंगे कि कम से कम मेहनत में या कम से कम अपनी ऊर्जा को जाया करते हुए हम लोग कैसे प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं। और इसमें क्लास तो आज तो हम लोग की फॉर्मल क्लास है, एक तरह से कहा जाए कि औपचारिक शुरुआत है आज हम लोग की। तो थोड़ी सी क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे बट रणनीति जो होगी ना वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे कि क्या रणनीति होगी हमारी। जो हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के प्री में एक बहुत सॉलिड टॉपिक्स होते हैं जो कि जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन की जो नेचर है, टेंडेंसी है या ट्रेंड है वो किस तरह से है। तो अगले जब क्लास हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें डिस्कस करते जाएंगे, हर क्लास में कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। तो इतने जो हम लोग के पास टाइम है, ये जो आगे आने वाला फरवरी मंथ है, मार्च है, अप्रैल है और कम से कम मई के कुछ दिनों तक, और ये जनवरी अभी चल रहा है, इसके कुछ दिनों से शुरुआत ही हम लोग करेंगे। तो इन लगभग 3.5-4 मंथ्स में हम लोग ये देखेंगे कि यूपीएससी के प्री क्वालिफाई करने के लिए कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं, जिनको अगर हम कवर कर लें, तो हमारा प्री रुकेगा नहीं। क्योंकि यूपीएससी के प्री में देखते हैं कि मेरिट बहुत लो जा रही है, 200 नंबर का फर्स्ट पेपर है, तो उसमें मेरिट जो है 90 नंबर से भी कम जा रही है। यानी कि हम 45 क्वेश्चन अगर कर ले रहे हैं प्री में, तो हम प्री क्वालिफाई कर जा रहे हैं, अगर सेकंड पेपर हमारा क्लियर हो जा रहा है तो। तो एक स्ट्रेटजी हम लोग को ये अपनानी है कि भाई कैसे ऐसा करें कि हमारी ये प्री की समस्या सॉल्व हो जाए और इसमें हमें कोई डर ना हो। एक सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट की, देखिए मई में आपका प्री का एग्जाम होगा और मई में जैसे ही प्री का एग्जाम होता है ना, तो उसके बाद हमारी सबसे बड़ी समस्या शुरू हो जाती है, होगा कि नहीं होगा, क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसमें कम से कम यूपीएससी ने तो अच्छा काम किया है कि प्री के एग्जाम के बाद बहुत पिछली बार तो बहुत शॉर्ट टाइम पे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बट वो भी टाइम काफी क्रूशियल होता है। अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन भी आपका टाइम चला जाता है डायलेमा में कि हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो भी एक काफी क्रूशियल टाइम है। और उसमें भी हम लोग को कम से कम ये दिमाग में रखना है कि ये जो टाइम है प्री देने के बाद, उसमें रिलैक्स नहीं होना है। तो और दुगनी मेहनत से काम करना है कि ताकि मेंस को क्वालिफाई किया जा सके या अधिक से अधिक नंबर को हम लोग बटोर सकें या अधिक से अधिक मार्क फेच कर सकें। तो ये हम लोग की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वो डायलेमा समाप्त हो जाएगा कब, जैसे ही प्री का एग्जाम देंगे उसी समय क्लियर हो जाएगा हम लोग को कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम का उस हिसाब से यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज तो जनरल क्लास हम लोग लेंगे, शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या हम लोग को टॉपिक्स कैसे चूज करना होता है, कहाँ से शुरुआत करनी है। फिर हम लोग जैसे जैसे क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे कि जैसे हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी दो भागों में विभाजित है, भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है, ठीक है। तो एक तो हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर देखेंगे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है लगभग, और बहुत सी चीजें दोनों सब्जेक्ट की ओवरलैप करती हुई एक दूसरे को मतलब आच्छादित कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो कुछ चीजें कॉमन दोनों में है, ठीक है। तो ये देखेंगे अगर दोनों को मिला दिया जाए, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को, तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हर साल ऑन एवरेज आता है। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का इसलिए सेक्शन बढ़ गया है क्योंकि भारतीय वन सेवा का जो पेपर है वो भी साथ में ही होता है, तो इसलिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कुछ सेक्शन जैसे उनको अगर अच्छे से कवर कर लें हम, तो प्री में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ सेक्शन हम लोग कवर करते हैं, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी जिनकी थोड़ी सी रुचि लगती है उनकी, या ज्योग्राफी अच्छी है तो ज्योग्राफी कवर कर लेते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आप मान के चलिए कि 20 22 25 सवाल के आसपास तो हमेशा ऑन एवरेज 20 सवाल होते ही होते हैं। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते।
तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कवर कर लेते हैं। फिर आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जो है हमारा शासन व्यवस्था है, अगर इसको कवर कर लेते हैं तो लगभग 10 से 12 सवाल तो रहते ही आने वाले इससे। फिर हिस्ट्री में है तो हम लोग ये टॉपिक देखेंगे। फिर करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं तो किस किस इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एक बेसिक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जो चीज हमारे लगभग लगभग मान के चलिए कि 4 महीने की हमारी जो एक ड्यूरेशन है, अवधि है, बची है प्री के एग्जाम के लिए, उस 4 महीने में क्या ऐसा करें हम लोग कि प्री हम लोग के लिए प्रॉब्लम ना हो। और डेफिनेटली आप विश्वास कीजिए कि जैसा मैं आपको बताते चलूंगा, अगर ऐसा फॉलो करते चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि इससे आपका जो प्री क्वालिफिकेशन की जो डर है वो खत्म हो जाएगी और प्री आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आप अपनी मेहनत करते चलें तो करना क्या है भाई, मेहनत ही तो करना है, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है ना, जो पहला टॉपिक हम लोग का है, भारत का एक सामान्य भौगोलिक परिचय। अब भौगोलिक परिचय यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, सामान्य भौगोलिक परिचय। इसका मतलब ही क्या होता है कि हम लोग का ये जो भारत का अध्ययन करना है, ये भौगोलिक परिदृश्य के रूप में करना है, या एस्पेक्ट्स इसका क्या होगा, या परिप्रेक्ष्य क्या होगा, इसका भौगोलिक होगा। बहुत से परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। तो हम लोग का परिप्रेक्ष्य क्या होगा या संदर्भ क्या होगा, भौगोलिक होगा। तो इसी के आधार पर हम लोग भारत का अध्ययन करेंगे। ये तो एक सामान्य सी इंट्रोडक्शनरी क्लास है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग कोई हार्ड एंड फास्ट और बहुत ज्यादा गंभीर विषय पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये सामान्य सा एक टॉपिक है और शुरुआत ऐसे ही करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एलिमेंट्री लेवल से शुरू करेंगे, फिर एडवांस लेवल तक धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और पूरी तरह से लास्ट में जब होगा तो इसमें हम लोग एक अच्छी खासी हम लोग पास इंफॉर्मेशन होगी, कॉन्सेप्ट होगा, फैक्ट होगा, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी। अभी कुछ दिन क्लास चलेगी हम लोग किस तरह से, फिर जब आप फेमिलियर हो जाएंगे, हम फेमिलियर हो जाएंगे आपके साथ, तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराता रहूंगा आपको। तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती रहेगी आपकी, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपकी जो कैपेबिलिटी है उस पर आपको भरोसा नहीं है, यानी कि जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये बहुत डेंजरस है। तो इस काम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और उससे बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा हम लोग को, ठीक है। यूपीएससी में ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कैसे जादुई तरह से फायदा करेंगे वो आप लोग देखेंगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे साथ साथ, कि कैसे इसका जादुई तरीके से एक तरह से हम लोग को फायदा मिलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और सॉल्व करने का तरीका भी एक होता है, ये नहीं कि हम बाहर से मार्केट में गए और जो बुक हमको मिलती है उसको ला के उसको रटना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें और हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया और हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसकी भी एक ट्रिक है और उससे क्या सीखना है इसको हम लोग धीरे धीरे इसको हम लोग सीखेंगे इस क्लास में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब इस प्लेटफॉर्म पे आपसे रेगुलर मुलाकात होती रहे और हम लोग इसको जारी रखें, ठीक है। तो हम लोग का पहला टॉपिक है भारत का एक सामान्य भौगोलिक परिचय। तो इसको बहुत ज्यादा हम लोग डीप नहीं चलेंगे, इसको सब आप जानते हैं। बस ये है कि एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करते हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि हम लोग देखेंगे कि भारत के मैप को, और भारत के मैप के थ्रू देखेंगे कि अब वाकई में भारत कैसा दिखता है हमारा, और इसकी क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो ये तो एक राजनीतिक मैप है, ठीक है, भौगोलिक मैप तो है नहीं, ये राजनीतिक मैप है। तो इसमें सामान्य परिचय तो हम लोग का यही है कि भारत देखने में कैसा है, या क्या क्या उसका क्षेत्रीय विस्तार है, उसकी अवस्थिति क्या है, ठीक है, या उसके कौन कौन से आसपास के भौगोलिक परिदृश्य हैं, इसका हम लोग अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत कॉमन है, सामान्य सी बात है। आप लोग भारत के मैप को देख रहे होंगे कि भारत का मैप है, यहाँ पश्चिम में इसका गुजरात प्रांत है, ठीक है, पश्चिम में क्या है, गुजरात प्रांत है, और पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और दक्षिण में क्या है, ये तमिलनाडु केरल है, और उत्तर में क्या है, ये लद्दाख इसका जो केंद्र शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरी है। इस तरह से भारत को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं। पाकिस्तान पड़ोसी पश्चिम में इसके है, उत्तर में अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है। पूरब में कौन है, पूरब में इसका जो म्यांमार पड़ोसी है और बांग्लादेश पड़ोसी है, समान उससे स्थलीय सीमा लगती है। दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है जो जलीय सीमा साझा करता है, और मालदीव है। मालदीव के बारे में हम लोग बहुत इसमें डिस्कस कर भी रहे हैं कि मालदीव, ठीक है। तो ये सामान्य भौगोलिक परिचय एक तरह से हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग जाते हैं, कुछ चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या हम लोग को देखना है, सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि देखिए क्षेत्रीय विस्तार क्या हो गया। तो इसमें सीधे सीधे बात है कि भाई ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मैप पृथ्वी को, जब पृथ्वी पे हम लोग भूमध्य रेखा को खींचते हैं या इसका निरूपण करते हैं, तो भूमध्य रेखा क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच से विभाजित करती है। और ये भूमध्य रेखा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर ड्रॉ की जाती है या खींची जाती है, जो इसकी परिधि होती है। इससे सबसे बड़ी परिधि होती है कौन,
यही भूमध्य रेखा है। यह कहा जाए कि सबसे बड़ा सर्किल होता है, ग्रेट सर्किल होता है जो पृथ्वी पर खींचा जाता है, ठीक है। तो यही भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का जो भाग है भूमध्य रेखा के उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो भारत कहाँ है, भारत पूरी तरह से कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसकी आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। कहीं कहीं लिखा होता है कि इसकी आकृति त्रिभुज के समान है, तो ऐसा नहीं है। इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल पूरे वैश्विक परिदृश्य का देखा जाए तो 2.42% है, यानी कि पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो उसका कितना है, 2.42% है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का, पूरी पृथ्वी के स्थलीय भाग के क्षेत्रफल का, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कितना है, 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा देश हो गया है इस समय, चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो गया है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश होने की क्या भारत के लिए एक तरह से माना जाए कि एडवांटेज भी है, और क्या इसके डिसएडवांटेज समझे जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन समझा जाता है कि डिसएडवांटेज भी भारत के साथ है, कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसका देखा जाए तो क्षेत्रीय विस्तार कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रीय विस्तार है। भारत का क्या है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रीय विस्तार है। माइल के रूप में या मील के रूप में तो देखेंगे कि 12,69,219 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल। तो देखिए एक चीज है, हम लोग कि वर्ग किलोमीटर में तो याद कर लेते हैं, बट कभी कमीशन का दिमाग घूम गया तो हम लोग को ये भी दिमाग में रखना है कि वर्ग मील में भी क्या है, ये भी हम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, फिर इसका देशांतरी विस्तार देख लेते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और इसका देशांतरी विस्तार कितना है, सब ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसको हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने। देखिए भारत को अगर देखेंगे तो वही मैं बताया हूँ कि ये ग्लोब है, इसका निरूपण करते हुए ये भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के दक्षिण का जो भाग है दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग है ये उत्तरी गोलार्ध। और भारत कहाँ है, ये हमारा भारत है, ठीक है। और भारत कहाँ है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध है। अगर अक्षांशीय रूप से देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध है। और एक और संदर्भ होता है देशांतर, अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम लोग इन दो शब्दों को निरूपित कर लेते हैं, या इनको फाइंड आउट कर लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए आपको कभी परिभाषा नहीं पूछेगा कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, और हम लोग उसमें क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें कि उसको हम लोग साइंटिफिकली या बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स के या कॉस थीटा का मान निकाल के निरूपित करें क्या होता है। बस सिंपल सा समझना है हमको, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, हमको क्या करना है, सामान्य ज्ञान का बस होना चाहिए, आभास होना चाहिए, और इतना ज्यादा डीप में हमको जानना नहीं है क्योंकि हमारे काम का ये नहीं है। तो बस ये देखना है कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। तो हमने बताया क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर बीचों बीच से काटा जाए या बीचों बीच से एक ड्रॉ किया जाए इसके परिधि पर, तो ये एक रेखा इस तरह से खींची जाती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो इक्वेटर है। अब ये क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचा जाता है। इसके उत्तर का भाग क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, और दक्षिण का भाग क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ये क्या हो गया, ये भूमध्य रेखा होगी। और भूमध्य रेखा के उत्तर में 1 डिग्री पैरेलल जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं उनको क्या बोला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं। और इसी भूमध्य रेखा के पैरेलल 1 डिग्री पर जितनी भी दक्षिण में रेखाएं खींची जा सकती हैं समानांतर भूमध्य रेखा के, उनको बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं। और सामान्य से इसको बोला जाएगा उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, और ये पृथ्वी को कई भागों में विभाजित करती हैं पृथ्वी को। अभी देखिए इधर से क्या भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने होंगी, 90 होंगी। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कितनी होंगी, ये भी 90 होंगी। सबसे लंबी अक्षांश रेखा क्या है, भूमध्य रेखा है, जिसकी लंबाई सर्वाधिक होती है। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे या जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएंगे, अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जाएगी, एकदम कम होती जाएगी। और ध्रुवों पर जाकर इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, एक बिंदु के बराबर हो जाएगी। तो अक्षांश रेखाएं ये होती हैं। बहुत ज्यादा हम लोग को गणितीय रूप से इसको निकालने को अभी नहीं यूपीएससी पूछेगा, तो इसको बहुत ज्यादा हम लोग को देखना नहीं है, बस ये जान लेना है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। ये भी होता आता है देशांतर रेखाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और देशांतर रेखाओं को बोलते हैं
लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाकर खींची जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं। और ये भी काल्पनिक है। अब ये नहीं कि जाके आप देशांतर और अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पे खोजते फिरिए कि नहीं भाई देशांतर रेखा कहाँ है, अक्षांश रेखा कहाँ है, और हमें दिख नहीं रहा है। तो दिखेगी नहीं, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, यानी कि अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा समान रहेगी। जो दूरी भूमध्य रेखा पर रहेगी या जो दूरी यहाँ पे होगी वही दूरी एक अक्षांश रेखा के इसके बीच में होगी, सामान्य रूप से, सैद्धांतिक रूप से इसमें थोड़ा परिवर्तन आता है, ठीक है, लेकिन ये दूरी लगभग लगभग समान होती है। ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? लगभग समान होती है। लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश देशांतर रेखा की, जैसे मान लेते हैं कि ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर इसी अक्षांश रेखा की देशांतर रेखा के बीच की दूरी इतनी है, लेकिन जैसे जैसे इसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाएं, तो इसकी दूरी क्या होती है? सामान्यतः कम होती जाती है। देखिए, इस देशांतर रेखा और इस देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या है? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है। जैसे जैसे उत्तर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ध्रुवों पर जाके दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तो इसी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है, लेकिन भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दक्षिण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी बीच की दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो ये सामान्यतः देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं। इनके बारे में हम लोग इतना जान लिए, बहुत है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत कहाँ है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम लोग देखा जाए कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं भी किसी वृत्त को अगर हम लोग विभाजित करते हैं तो कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 360 अंश का कोण बनता है। तो 300 अगर एक एक डिग्री पे विभाजित करते जाते हैं तो क्या होता है? 360 रेखाएं खींचेंगे हम लोग। तो इसको सामान्यीकृत करने के लिए क्या किया गया है कि यहाँ लंदन के ग्रीनविच से, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। इसी काल्पनिक रेखा के तक पूर्व में और पश्चिम में ये एक एक डिग्री के अंतर पर इन देशांतर रेखाओं को निरूपित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब भारत की बारी आती है तो ये एक देशांतर रेखा ऐसे और ये एक देशांतर रेखा ऐसे, जैसे, तो ये जो देशांतर रेखा है भारत के पश्चिम भाग में है और ये देशांतर रेखा जो है भारत के पूर्वी भाग में है। तो इसके बारे में बस देखेंगे कि कौन सी देशांतर रेखा भारत के सबसे पश्चिमी भाग से होकर जाती है और कौन सी देशांतर रेखा भारत के सबसे पूर्वी भाग से होकर जाती है। फिर हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं को, अगर ये भूमध्य रेखा है तो इसको क्या होगा? एक एक डिग्री के अंतर पर अगर अक्षांश रेखाओं को हम लोग निरूपित करेंगे तो इस तरह से देखेंगे। तो इसको फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी देशांतर रेखा भारत के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और कौन सी देशांतर या अक्षांशीय रेखा भारत के सबसे उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यही हम लोग देख रहे थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या हो गया कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, इसी को क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे, ठीक है, लैटिट्यूड। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? तो भारत का जो सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहां पड़ेगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट? अगर भारत के मैप पे देखा जाए तो ये 8 डिग्री 4 मिनट कहां पड़ेगा? देखिए, ये जो आपका दिखाई दे रहा है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का, ठीक है, ये कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमिका है। ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये भारत का मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब ये उत्तरतम बिंदु देखा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये कहाँ दिखाई दे रहा है 37 डिग्री 6 मिनट? ये दिखाई पड़ रहा है हमारा, ये लद्दाख का जो सबसे उत्तरी भाग है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि डिग्री और मिनट और सेकंड में क्या होता है? देखिए क्या होता है ना कि किसी भी वृत्त को हम लोग 360 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है।
अब इसको क्या करते हैं कि एक एक डिग्री अगर ले लें तो एक एक डिग्री हो जाएगा, एक एक अंश का कोण लेंगे। अब एक अंश को फिर हम लोग एक अंश को 60 मिनट में विभाजित करते हैं। एक अंश को कितने मिनट में विभाजित करते हैं? तो डिग्री का जो होता है वो ऐसे छोटा सा सिंबल होता है, मिनट का क्या होता है कि ऐसे होता है डबल, और सेकंड का, ठीक है। तो ये मिनट को फिर सेकंड में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा मिनट का और डिग्री का फर्क। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कहाँ पड़ जाता है? ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। और उसका विस्तार कितना है? हमने देखा था 36 डिग्री, सॉरी, उसका था हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। अब इसका देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार का मतलब है कि पूरब से पश्चिम इसका विस्तार देखते हैं। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची गई होती हैं रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखाएं। तो भारत का अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो कितना है ये? इसका देखा जाए तो 68 मिनट 7 सेकेंड, ये सबसे पश्चिमी भाग है भारत का। 68 मिनट और 7 सेकेंड जो गुजरात से होकर खींचा गया है, ये क्या है? 68 मिनट और 7 सेकेंड, ठीक है। 68 डिग्री और 7 मिनट, सॉरी। फिर इसके बाद देखेंगे कि इस भारत का अगर पूर्वी देशांतर देखा जाए तो वो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। अगर सबसे पूर्वी भाग देखा जाए तो वो कितना है? 97 मिनट 25 डिग्री। यानी कि वो कहाँ जा रहा है आपका? ठीक है, वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भारत का जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। अब हम लोग लगेगा तो बहुत कॉमन सी बात है, इसको क्या करना है? नहीं, कॉमन सी बात को ही यूपीएससी बड़े अच्छे तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा यहाँ पे, ये तो हमने लगा कि अरे ये तो क्या है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार तो हमने पढ़ लिया। अब मान लीजिए अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को आपने बहुत अच्छे से रट लिया है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी देशांतर है वो 68 मिनट 7 सेकेंड है, 68 डिग्री 7 मिनट है। पूर्वी सबसे भारत की पूर्वी देशांतर रेखा है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। सबसे उत्तरी है 37 डिग्री 7 मिनट है, सबसे उत्तरी, ठीक है। तो इसमें नया क्या है ये तो हम जानते ही हैं। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु जो भारत का है मुख्य भूमिका, वो 8 डिग्री 4 मिनट में है, 8 डिग्री 4 मिनट है। तो इसमें सबसे नया क्या है ये तो हम जानते ही थे। नहीं, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना कि जो आप चीज जान रहे हैं उसी को इससे ऐसे घुमा के पूछेगा कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब हम लोग को पता है, अब मान लीजिए कमीशन का कभी दिमाग ऐसे घूम गया तो ये कहेगा कि जो 97 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक है, 97 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इसमें कौन सा राज्य सबसे इससे पास में स्थित है और कौन सा राज्य इससे सबसे दूर स्थित है। मान लेते हैं ऐसे ही पूछ लिया, ये जो 97 डिग्री की देशांतर रेखा है, मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब कमीशन दे देगा ऐसे कि 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसके पास कौन कौन से सबसे नजदीक राज्य कौन कौन से हैं, क्रमशः व्यवस्थित करिए। पहला आ जाएगा, मान लीजिए पेयर दे दिया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नागालैंड हो गया, तीसरा मणिपुर हो गया और चौथा मिजोरम हो गया। अब पूछ लेगा कि सबसे दूर कौन राज्य स्थित है, 4 राज्यों को दे दिया। आपको पता था कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा 97 डिग्री 25 मिनट है, बट एक क्वेश्चन को धीरे से पूछा कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे पास स्थित है और कौन सबसे दूर है। अब आप क्या करेंगे? आता हुआ गलत कर देंगे कि आपको पता नहीं मिजोरम सबसे दूर होगा कि मणिपुर सबसे दूर होगा कि ना। हाँ, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पास, अरुणाचल प्रदेश को छूते हुए जाती है, बट इन 3 स्टेट में क्या हो जाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह से पूछ लेगा कि यहाँ पर दे देगा कि सबसे उत्तरी देशांतर अक्षांश रेखा क्या है, आपने पढ़ा है 37 डिग्री 6 मिनट, पढ़ा है आपने, सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर देगा कि 4 राज्य दे देगा, ठीक है। सबसे दूर कौन सा राज्य स्थित है, यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर दे देगा, हिमाचल प्रदेश दे देगा, पंजाब दे देगा, उत्तराखंड दे देगा। अब आपको डिस्कस यहाँ पे दिक्कत होने लगेगी कि भाई कौन सा राज्य सबसे नजदीक होगा, भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु से कौन सा राज्य सबसे नजदीक होगा। तो कमीशन का जो पूछने का तरीका है ना, ये बहुत एक तरह से कहा जाए कि रटना नहीं है क्वेश्चन को। देखिए एक चीज मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, हम लोग को लगता है कि यूपीएससी हम लोग रट के निकाल सकते हैं, तो जो लोग अगर ये सोचते हैं कि यूपीएससी रट के निकाल सकते हैं वो बहुत गलत सोचते हैं। यूपीएससी कभी भी रट के निकालने वालों को प्रीफर नहीं करता है और क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मेशन करता है कि आप रट के तो कुछ कर ही नहीं सकते हो भाई। तो ये आप दिमाग से हमेशा निकाल दो
कि यूपीएससी में आप रट के कुछ कर सकते हो, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते रट के। रट के आप करोगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। अगर रट के आप सोचते हैं कि प्री निकाल लेंगे, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दिमाग में हमेशा बिठा के रखना है आपको कि हमें रटने पे फोकस नहीं करना है, और अगर कभी रटने की जरूरत भी पड़े तो उसको समझदारी से कैसे याद रखें, इस पे फोकस करना है। यूपीएससी कभी भी जो क्वेश्चन का उसका रूप होता है, जो प्रारूप होता है, और जो क्वेश्चन की उसकी फॉर्मेटिंग की जो एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ये है कि भाई रटने वाले स्टूडेंट को हमको नहीं लेना है। हमको ऐसे स्टूडेंट को लेना है कि जो बहुत दिमाग से चीजों को क्या करता हो, व्यवस्थित तरीके से सोचता हो, और वो उसको क्या करता हो, शॉर्ट आउट करना। उसके पीछे रीजन क्या भाई, आपको अधिकारी बनाने जा रहा है, ना कि फैक्ट कलेक्टर बनाने जा रहा है आपको, ठीक है। आपको अगर रटने के आधार पर सिलेक्शन कराने लगे, तो जो सबसे रटने वाला स्टूडेंट है जाएगा, तो वो रट के कोई आपको ऐसा थोड़े कि नहीं, आपको ये चीज है कि आपको डीएम बना दिया है तो आपको रट्टा बना के भेज दिया तो आप सबसे अच्छा प्रशासन, नहीं। आपको स्पॉन्टेनियस क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग करनी होगी। आपको स्पॉन्टेनियस क्या करना होगा, डिसीजन लेके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना होगा। आपका अच्छा दिमाग कॉन्सेप्चुअल होगा, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे, तो आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। रट के थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो पहली बात तो दिमाग में ये बिठाना छोड़ दीजिए कि हम रट के यूपीएससी का प्री निकाल सकते हैं। जो लोग ये भ्रम में हैं, तो वो लोग पहले अपने भ्रम को दूर कर लें कि रटना नहीं है, समझना है, याद करना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को दिमाग में है। तो ये चीज देखते हैं हम लोग। तो भारत का एक तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम लोग समझ लिए। फिर अगर पूछता है यहाँ पे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है। तो ये अगर देखता है, पूछता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये तो सामान्य सा देख लेते हैं। अब हम लोग को जाके करना क्या है, सबसे पहले मैप उठाना है, एटलस उठा के हम लोग को भारत के मैप को देखना है। और अब तक जिस तरह से देख रहे थे उस तरह से नहीं देखना है, उसको बहुत ध्यान से देखना है कि पहले तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेना है, और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है और कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है, ठीक है। कुछ क्या मान लेते हैं एक ही है, ठीक है। एक देशांतर रेखा बहुत महत्वपूर्ण है और एक अक्षांश रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो उसको ध्यान से हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। अब देखिए इसको हम लोग एक तरह से भारत का जब देखते हैं, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअल रूप में भी देखते हैं, तो भारत का उत्तर से दक्षिणी जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। यानी कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, और इसको सीधे सीधे मान लिया जाए कि यदि एक रेखा खींची जाए यहां से लेकर ऐसे, तो ये क्या कर देगी, भारत का, ये भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार निरूपित करेगी। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी है 3214 किलोमीटर। ये भारत की क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई है। फिर देखेंगे कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर, अगर भारत को एक इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर एक लाइन खींची जाए, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। यानी कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ रेखा निरूपित की जाए, खींची जाए, तो ये कितना है, ये 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। अब ये देखते हैं हम लोग इस तरह से भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। अब यहाँ पर एक सामान्य सी बात है कि अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या था कि जो हम लोग देखा था कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो क्या है, देशांतरी विस्तार है 68 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 97 मिनट, 97 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग इसको सामान्य से डिग्री में लेते हैं, अगर मिनट लिखना है तो वो भी लिख लेते हैं, 68 डिग्री 25 मिनट ये था, और ये क्या था, 97 डिग्री, और ये लगभग कितना था, 97 डिग्री और, ठीक है, 97 डिग्री और 25, ये 68 60 है, ये 68 60 है, और 25 97 25 है, ठीक है। देखिए ये क्या है, 68 60 है और ये 97 25 है। ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। देखिए ये 68 डिग्री 7 मिनट है और इसका पूरी बात कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट है। ये सामान्य सी बात है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो उत्तरी और दक्षिणी विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये कितना है,
इधर 8 डिग्री 4 मिनट है, उधर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर देखेंगे कि इसका देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार जो है ये तो लगभग लगभग समान है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, बस इसमें 18 मिनट का फर्क आता है। उत्तरी और दक्षिणी, एक उत्तर से दक्षिणी इसकी लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई के बीच में अंतर कितना आता है, सिर्फ 18 मिनट का अंतर आता है। लेकिन किलोमीटर के रूप में अंतर कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा अंतर हो जा रहा है। तो ऐसा अंतर क्यों आ रहा है, इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है? किलोमीटर के रूप में देखा जाए तो इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई जो 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की तरफ चौड़ाई देखा जाए तो ये 2933 किलोमीटर है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ जाता है? तो उसका रीजन ये है कि वही जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो देशांतरी रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है, इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों को जैसे जैसे बढ़ते हैं इनकी बीच की दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे ये क्या है, देशांतर रेखा है, भूमध्य रेखा पर एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा की लंबाई क्या है, सर्वाधिक है। और जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यही कारण है कि जो भारत की अवस्थिति है, जो ग्लोब पे हम लोग भारत की अवस्थिति देखते हैं, इसमें देखेंगे कि जब भारत का, देखिए ये भूमध्य रेखा के पास जो क्षेत्र है देशांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी क्या है, देखिए ये दूरी क्या है, ज्यादा है इनके बीच की भूमध्य रेखा की। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका कारण है कि ये दूरी तो लगभग समान है, जो अक्षांश रेखाओं की दूरी है ये तो समान है, लेकिन जो देशांतर रेखाओं की दूरी है वो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दूरी क्या होती जाती है, कम है। इसी कारण से क्या है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग समान होते हुए भी इसकी चौड़ाई कम है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कम है, जबकि उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज्यादा है। तो इस चीज को हम लोगों ने इस माध्यम से देखा, मैप के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक तरह से उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का। तो सामान्य रूप से ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है और नहीं भी पूछता है, तो इतना तो जानना ही चाहिए हमें कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है। सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, उसको क्या, सॉरी इंदिरा कॉल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। सबसे उत्तरी भाग है जो इस समय लद्दाख में स्थित है, ठीक है। जो सबसे दक्षिणी भाग है वो क्या है, यहाँ पर ये कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग क्या है, कन्याकुमारी है। लेकिन अगर द्वीपों को ले लिया जाए तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार का है इंदिरा पॉइंट। ये सबसे क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन ये एक द्वीप पर स्थित है। मुख्य भूमि पर कौन है, ये कन्याकुमारी है सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का। सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग, ठीक है, तो कीबुथु और गौरमाता, ये दो सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग हैं, ठीक है, कीबुतु और गौरमाता। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, ये इंदिरा पॉइंट है, जिसको पहले क्या बोलते थे, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट बोलते थे, अब इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन ये किस पे स्थित है, ये एक द्वीप पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये कन्याकुमारी है जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। फिर उत्तरतम बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल है। पश्चिमोत्तर बिंदु कौन है, जो गुजरात में स्थित है, इसको बोलते हैं गुहार मोती या गौरा मोती। और सबसे पूर्वी बिंदु भारत का क्या है, कीबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सामान्य सा जो है ना, हम लोग को चीजें समान तरीके से पढ़ते हुए एडवांस लेवल पे जानी है हम लोग को, ठीक है। तो ये देख के लग रहा होगा कि क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो सामान्य से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शुरुआत ऐसे ही करनी है हम लोग को, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि दो दो मुख्य रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना है। उसमें से पहली है एक कर्क रेखा क्या है, और एक देखेंगे कि जो भारत का, एक तरह से कहा जाए कि भारत की जो टाइम लाइन है, जो कहा जाता है कि जहां से भारत का टाइम डिपेंड करता है या समय निर्धारण किया जाता है, वो रेखा कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये रेखा कौन कौन सी है, ठीक है, या इसका क्या क्या महत्व हमारे लिए है। तो देखिए जो भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण रेखा है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ये ग्लोब है, तो ग्लोब का ये क्या है, भूमध्य रेखा है, और इसके उत्तर में क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो ये जो कर्क रेखा है
ये भारत के बीचों बीच से होकर क्या होती है, ये ऐसे ड्रॉ की जाती है भारत के बीचों बीच से। देखिए ये कर्क रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच से ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है कि ये कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं। कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, तो पहला तो आपका हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो ये ध्यान जाके आपको देखना है कि कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखना है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना कि ये 22.5 डिग्री का 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये क्या करती है, ये ऐसे ड्रॉ की गई है, और ये क्या है, यहीं से हमारा मानक समय का निर्धारण होता है। और बार बार आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि ये कहाँ से गुजरती है, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर जो प्रयागराज बन गया है वहां से होकर गुजरती है, ठीक है। या वहां से कहीं गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है, गुजरती कहीं से नहीं है। एक काल्पनिक रेखा जो ड्रॉ की गई है, उसका अक्षांशीय मान देशांतरी मान लेकर इसको ड्रॉ किया गया है। अब जाके हमको ये देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है, कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सा भारत का जो राज्य है वो कर्क रेखा पर स्थित है। जाके हम लोग को देखना है कि कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, उसमें क्या है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 22.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, ये जो ड्रॉ की गई है, ये किस किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको जाके खोजना है कि वो 5 राज्य कौन से हैं, ठीक है। आप ये डेफिनेटली बता देंगे, मैप में देख के ही बता देंगे कौन कौन से हो गए। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये जाके गुजर। ये कोई बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन कहाँ से, क्या पढ़ना है? वो सबसे पहले ये देखना है कि भाई ये कर्क रेखा पे कौन कौन से बड़े जो आपके कहा जाए सिटीज हैं या राजधानियां हैं, कौन सबसे पास है, कौन सबसे दूर है, ये देखना है जाके। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, 4 राजधानियों का नाम दे दिया, जैसे मान लेते हैं कोलकाता दे दिया, अगरतला दे दिया, आइजोल दे दिया जो मिजोरम की राजधानी है, ठीक है, और एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ दे दिया। अब आपको पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे पास है या सबसे दूर है, या ऐसे भी दे देगा कि कर्क रेखा से बढ़ती दूरी के क्रम में अरेंज कीजिए। 4 राजधानियां दे दिया और लिख देगा कि कर्क रेखा से बढ़ती दूरी के क्रम में अरेंज कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी राजधानियां रट जाइए, 28 स्टेटों की सारी राजधानियां रट जाइए और सबका अक्षांशीय देशांतरी दूरी रट जाइए, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। ये कहना बहुत बड़ा ब्लंडर है और ये कहना गलत है। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहे मैप के थ्रू कि यार कौन पास हो सकता है, कौन दूर हो सकता है। इतना तो आपसे उम्मीद यूपीएससी करेगा ही, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चन का ट्रेंड है ना वो बहुत तेजी के साथ बदला है। पिछले 2 साल का क्वेश्चन का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे लगा कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, और अगर पुराने ढर्रे को लेकर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम में रहेंगे। तो मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाह रहा हूँ, इसलिए डरा भी नहीं रहा हूँ, सही चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी चाहूँगा कि आप पैनिक मत होइए, बड़े आराम तरीके से ये सब पढ़ते चलिए, ठीक है। तो जाकर देखना हम लोग को, ये हम लोग की सामान्य क्लास थी, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। ये चीज़ इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आपसे परिचित होना चाहता था मैं, आपको सोचता था कि आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आइए, आपसे डिस्कस करते हैं। और डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्री के पहले तक मैं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि आप प्री के एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस में होंगे, और क्वेश्चन करते समय आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट में होंगे कि क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, वो नॉलेज हो, वो ट्रिक आपको पता रहे कि प्री कैसे निकाली जाती है, और प्री की पैनिक को कैसे बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा कि भाई देखो इतना घबराना नहीं है, बहुत हल्की सी मेहनत करके बहुत अच्छा कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम लोग इतना ही बस शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। और इससे उम्मीद मुझे पूरी अब लग रही है कि आप अगर रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहे, और जैसे जैसे टाइम हम लोग का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो प्री के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से मोस्ट आपको हम ऐसे कर लें कि जैसे हम लोग ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, इस टाइप के टॉपिक्स को ऐसे हम लोग टैकल करें या ऐसे सॉल्व करें, इन मेन मेन टॉपिक्स को ऐसे डिस्कस करें कि हमें प्री के समय एक अच्छा खासा हमारे पास क्या हो, मटेरियल हो, या अच्छा खासा हमारे पास सेक्शन एकदम कवर्ड हो कि उससे अगर क्वेश्चन आता है तो हमारा नियर अबाउट
50 to 70% क्वेश्चन हम करने में कैपेबल हों। मैं ये नहीं कहूँगा कि 80 से 100% करा देंगे और 80 से 100% कर लेंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। और आप पढ़िएगा भी नहीं उस चक्कर में कि किसी सेक्शन के हमको 80 से 90% क्वेश्चन कर लेना है। नहीं भाई, इतना ज़्यादा हमको नहीं उसके पीछे पढ़ना है, नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हम उस चक्कर में अपना प्री बर्बाद कर लेंगे, तो हमको ऐसे नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से ट्रिकी तरीके से इसको तैयार करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ अन्य गंभीर बातें पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग का जो लेवल है ना वो बढ़ता जाएगा। साथ में क्या करेंगे ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, तो इससे कम से कम आभास होता जाएगा, या हमारा दिमाग उस तरफ सोचना शुरू कर देगा कि पढ़ते समय किन किन टॉपिक्स पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।